हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग। आई एम उन्नति मित्तल और जो आज का हमारा चैप्टर है वो है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स नोट्स, जिसका पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, उस जिसमें हम कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस तक पूरा देख चुके हैं। लाइट रिएक्शन पूरा कवर हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम डार्क रिएक्शन कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो पहला टॉपिक है यूजेस ऑफ एटीपी एंड NADPH। प्लास्ट में से O2 का डिफ्यूज़न होता है जब ATP और NADPH को यूज़ किया जाता है सिंथेसिस ऑफ शुगर के लिए। तो वो जो फेज़ होता है वो हमारा होता है बायोसिंथेटिक फेज़ ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस जो है वो डायरेक्टली डिपेंड नहीं होता लाइट पे, लेकिन इनडायरेक्टली ये डिपेंड होता है लाइट पर ही। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ताकि हम पहले देख चुके हैं कि CO2 जो है वो कंबाइन होता है H2 के साथ टू प्रोड्यूस शुगर। दूसरा पॉइंट क्या है कि उन्होंने एक साइंटिस्ट थे मेल्विन कैल्विन, जिन्होंने C14 को लिया था और उसको जब उन्होंने स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि जो पहला CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट निकलता है वो होता है 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड। जब उन्होंने पूरा कंप्लीट किया तो उन्होंने इस साइकिल का क्या नाम रखा, कैल्विन साइकिल। और इन्होंने जो पहला प्रोडक्ट इन्हें मिला वो था 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड और PGA। इन्होंने इसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्हें एक और प्रोडक्ट मिला जो था ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जिसको हम OAA भी कहेंगे, एज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ CO2 assimilation during photosynthesis said to be of two main types में बनाया गया था। those plants in which जिसका पहला प्रोडक्ट CO2 फिक्सेशन में C3 एसिड निकलता या फिर PGA फोस्फोग्लाइसरिक एसिड, उसे C3 पाथवे नाम दिया गया। और जिसमें पहला प्रोडक्ट C4 एसिड निकलता जो कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड था, उसे C4 पाथवे नाम दिया गया। नेक्स्ट, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 एंड C3 पाथवे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है इसकी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। और हाँ, उसके लिए उसका पास वाला बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन C3 पाथवे। तो क्या पता चला, जब CO2 का रिएक्ट करके 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड बन रहा था, तो यहाँ पे साइंटिस्ट को लगा कि यहाँ से एक कार्बन से सीधे 3 कार्बन से पहुँच रहे हैं, इसका मतलब बीच में कोई 2 कार्बन्स होंगे। तो इस चीज़ की रिसर्च करने के लिए इन्हें मैक्सिमम 10 ईयर्स लगे थे। तो इस प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन C3 पाथवे में पता चला कि वो जो CO2 में हो रहा था, 3 कार्बन्स में निकल रहे थे उसके बाद, तो यहाँ पे कोई 2 कार्बन नहीं था, बल्कि यहाँ पे एक 5 कार्बन का मॉलिक्यूल था जिसका नाम था RUBP और बोलोस बायोफॉस्फेट, जो कि 5 कार्बन का कीटोस शुगर का एक मॉलिक्यूल था, इसका मतलब उसमें रिडक्शन हो रहा था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज केल्विन साइकिल। तो जो केल्विन साइकिल है वो 3 स्टेजेस में डिवाइड है। पहला है कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड है रिडक्शन और थर्ड है रीजनरेशन। तो हम इसे शॉर्ट में जल्दी से समझ लेते हैं। सीधे डायग्राम पे ही आती हूँ मैं, इसमें यही सब लिखा हुआ है। तो इस साइकिल में सबसे पहले RUBP जो है वो CO2 के साथ मिलकर बनाता है 3-फॉस्फोग्लाइसरेट एसिड, और इस प्रोसेस में CO2 का वर्क होता है, इसलिए प्रोसेस होता है कार्बोक्सिलेशन। इसके बीच में एक एंजाइम वर्क करता है जो होता है रुबिस्को। ठीक है, देन ये इसमें जो हमारे लाइट रिएक्शन के जो जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं ATP और NADPH, वो टूट जाता है ADP में, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस NADPH जो होता है वो होता है NADP प्लस में टूट जाता है। ये प्रोसेस होता है रिडक्शन, और ये मिलके बनाते हैं ट्रायोज फॉस्फेट जो कि शुगर होता है या स्टार्च होता है। देन अब ये फिर से रीजनरेट करेंगे, यहाँ पे ख़त्म हो गया, देन रीजनरेट होगा तो जो ATP है वो फिर से टूटेगा ADP में, और फिर वो होगा राइबोलोज बायोफॉस्फेट में। तो इस तरीके से पूरी साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा कॉपी में। नेक्स्ट है C4 पाथवे। तो जैसा कि पता है कि C4 पाथवे क्या होता है, जिसमें पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है, वो हमारा C4 पाथवे होता है, ऊपर पड़ा था। जो C4 प्लांट्स जो होते हैं वो क्रेंज एनाटॉमी के होते हैं। क्या मतलब है इसका,
कि उसके जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं वो सराउंडेड बाय बंडल शीथ सेल्स, जो कि रेथ लाइक मैनर होता है। रेथ मतलब रिंग्स लाइक के मैनर्स में होते हैं। तो नीचे अभी हम सीधे डायग्राम में देख के बताती हूँ मैं आपको, डायग्राम समझ में आ जाएगा। थ्योरी आप लिख लीजिएगा अपने आप नोट्स में से, देख लीजिएगा। तो दो शेल्स होते हैं, पहला ये है, दूसरा ये है। तो इन दोनों शेल्स में ये है पहला मीजोफिल सेल्स और दूसरा है बंडल शीथ सेल। तो बाहर का जो CO2 होता है वो शेल के अंदर पहले आता है, उसका फिर नीचे आके फिक्सेशन होता है। फिक्सेशन में जो पहला प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है वो होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल का, जो कि होता है फोस्फोफिनॉल पायरुवेट, जो कि PEP कार्बोक्सिलेज भी कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट बनता है वो होता है C4 पाथवे, जो कि OAA मतलब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इसमें बनता है, जो कि फॉर्म करता है और बहुत और भी अलग से एसिड फॉर्म करता है, मैटिक और एस्पेरेटिक एसिड, जो कि ट्रांसपोर्ट होते हैं फिर सीधे बंडल शीथ सेल के अंदर। वहाँ पे इनका डी कार्बोक्सिलेशन होता है। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब उसमें से CO2 रिलीज होता है, और कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 के साथ रिएक्ट करते हैं, ऊपर पढ़ा था। उसके बाद तो वो CO2 और 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूट जाता है यहाँ पे, तो CO2 अलग निकल आता है और C3 एसिड जो है वो ट्रांसफर होते हुए फिर से ऊपर मीजोफिल सेल में चला जाता है और रीजनरेट होते हैं। इस तरीके से ये पूरी इनकी ये साइकिल चलती है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नीचे क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है फोटो रेस्पिरेशन। ये इसका डायग्राम है। फैक्टर्स जो है फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, तो इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं। तो इंटरनल में कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, उसका साइज, एज, ओरिएंटेशन लीफ की, मीजोफिल सेल एंड क्लोरोप्लास्ट, इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन एंड अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, ये सब इंटरनली फैक्टर्स हो गए। अब एक्सटर्नली देख लेते हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर वुड इंक्लूड द एबिलिटी ऑफ सनलाइट, टेम्परेचर एंड CO2 कंसंट्रेशन एंड वाटर। तो चलिए, जब सेवरल फैक्टर्स जो हैं वो मिलकर एक बायोकेमिकल प्रोसेस बनाते हैं, जो कि ब्लैकमैन्स ने बताया था, उनका लॉ था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। अगर कोई केमिकल प्रोसेस अफेक्ट होता है मोर देन 1 फैक्टर्स, तो जो उसका रेट होता है वो डिटरमाइन किया जाता है बाय द फैक्टर जो कि उसके पास में है, उसकी मिनिमल वैल्यू के पास में है। इट इज़ द फैक्टर विच इज़ डायरेक्टली अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ इट्स क्वांटिटी इज चेंज्ड। ना एक्सटर्नल फैक्टर्स में पहला है लाइट। अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है तो फोटोसिंथेसिस की इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इंक्रीज, ठीक है। टेम्परेचर, द डार्क रिएक्शन बीइंग एंजाइमेटिक आर मोर सेंसिटिव टू टेम्परेचर देन लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है देन लाइट रिएक्शन के। तो C4 प्लांट जो हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं हायर टेम्परेचर में एंड शो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वेयर जो C3 प्लांट्स होते हैं वो लोअर टेम्परेचर में ऑप्टिमम होते हैं। ट्रॉपिकल प्लांट जो है वो हायर टेम्परेचर होता है उनका देन जो प्लांट्स अडेप्ट होते हैं इन टेम्परेट क्लाइमेट्स के अंदर। लास्ट टॉपिक क्या है वाटर के अंदर। तो ड्यू टू इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ वाटर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डज नॉट इंक्रीज proportionally as they after saturation no more water is required during photosynthesis। तो यहाँ पे नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कोई भी चैप्टर और किसी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उन लोगों को भी नोट्स मिल पाएँ। 11th में प्रॉब्लम हो जाता है नोट्स बनाने में, आप लोगों को ना हो, इसकी वजह से मैं नोट्स बना रही हूँ। तो जल्दी से दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको अपनी दोस्ती निभानी है ना तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के नोट्स भी मैं अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मेरे चैनल पे जाएंगे आपको सब चीज़ के नोट्स मिल जाएंगे 11th क्लास के, और हिंदी के चैप्टर्स की जो कविता होती है वो भी मैं डालना शुरू कर दिया है। मैंने 2 चैप्टर्स के डल चुके हैं, जाइए और आप उसे देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
और कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं फिर से कह रही हूँ, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। बाय।